हाय प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच क्लास 11th का और एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। और जो भी बच्चे हमारा ये सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं या फिर डायरेक्ट ये पार्ट 3 का वीडियो देखने जा रहे हैं, तो वो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी इंजॉय खगड़िया करके हैं, स्टडी इंजॉय खगड़िया, उस पर आप जाइए, सर्च मारिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉन्सेप्ट पहले देख लीजिए सेट थ्योरी का। उसके बाद आप ये वीडियो डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, आज हम आप लोगों को एक नए अंदाज में पेन और पेपर पर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और तो जुड़े रहिए, उम्मीद है आप लोग जुड़े रहेंगे। पूरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा बर्दाश्त करके आप समझिए। एक नया टेक्निक्स और अच्छी तरीक़ा से हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेकर के, मात्र क्वेश्चन 6 है, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन में क्वेश्चन 6 है, उसी को सॉल्व करने में हम थोड़ा लंबा वीडियो ले लिए हैं समझाने के लिए। तो आप जुड़े रहिए और इसी तरह नेक्स्ट टू बैक हमारा वीडियो आते रहेगा। तो चलिए, अब हम जाते हैं पेन और पेपर पर सॉल्व करने के लिए, आप लोग देखें। चलिए, अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। और मेरा सबसे पहले जान लेंगे कि ये चैप्टर कौन सा है। सेट थ्योरी है और क्लास 11 का मैथ और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। चलिए, पहला ऑप्शन कहता है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का पहला चॉइस कहता है क्वेश्चन में कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? हम डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हमको सेट्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो कि हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डिस्कस किया है। तो सेट होने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वह सेट है। सेट है तो क्यों है? वेल डिफाइंड है। ये मेरा जस्टिफाइड है। और जस्टिफाइड में क्या करेंगे? वेल डिफाइंड का कैसे समझेंगे कि वह वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड भी तभी होगा जब पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज होगा, मतलब सभी व्यक्ति का चॉइस एक ही होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, तो वह हमारा सेट होगा। अर्थात हम समझ गए कि सेट समझने के लिए कौन सा कलेक्शन सेट्स है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था कि पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज होना चाहिए। तो इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि सुपरिभाषित होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित होता है। और पर्सन टू पर्सन चेंज, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच चेंज नहीं होना चाहिए, ओपिनियन। तो चलिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या यह समुच्चय है? अच्छा, ये बताइए कि हम अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह 12 महीने होबे करता है। 12 मंथ होता है 1 ईयर में। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। जनवरी फरवरी से लेकर के मार्च अप्रैल मई जून से दिसंबर तक होता है। तो वहाँ तक में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो ये 12 मंथ में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों को बता सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति बता देगा। अर्थात ये हमारा फिक्स आंसर है, यूनिवर्सली ट्रूथ है कि 12 महीने में जे से कितना कौन सा महीना होता है। एगो जनवरी होता है, एगो जून होता है, फिर देखिए जुलाई होता है, फिर और क्या होता है? अगस्त नहीं होता है, सितंबर नहीं होता है, जे से अक्टूबर नहीं होता है, नवंबर नहीं होता है, दिसंबर नहीं होता है। अर्थात ये तीन जो है, ये हमारा 3 ही मंथ ऐसा है, जनवरी और जून और जुलाई, 3 ही मंथ ऐसा है जो कि जे अक्षर से प्रारंभ होता है। तो हम बोल रहे हैं कि ये 3 मंथ जनवरी जून और जुलाई जे अक्षर से प्रारंभ होता है। आप किसी से पूछ लीजिए, मोहन से पूछ लीजिए, सोहन से पूछ लीजिए, नीतीश से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, या फिर किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, तो ये संग्रह छोड़ करके ये 3 कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है हमारा, जिसमें ऑब्जेक्ट जनवरी जून जुलाई है, इसको छोड़ करके इस पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से कोई भी मंथ नहीं आएगा। अर्थात जे से प्रारंभ होने वाले केवल और केवल 3 ही मंथ होगा, जो कि जे वर्ड से प्रारंभ होता है, जे लेटर से।
तो ये हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो यहाँ पर जस्टिफाई में लिखेंगे JUSTIFY, जस्टिफाई में लिखेंगे कि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज, वेल डिफाइंड भी है तो क्यों है, बिकॉज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, बस ये हमारा जस्टिफाइड हो गया। इसको हिंदी में लिखेंगे, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच चेंज नहीं होता है। ये हमारा जस्टिफाइड हो गया। मतलब हम इस प्रश्न का इस पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट 1 का जस्टिफाइड कलेक्शन को जस्टिफाइड हमने इस तरह से किया कि इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, नॉट हमने डबल लिख दिया। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने के साथ ही हम और आप दोनों डिसाइड कीजिए कि क्या यह सेट है। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों मतलब 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का संग्रह कलेक्शन, क्या वह सेट है? अच्छा ये बतलाइए, हमारा मोस्ट जो है मोस्ट टैलेंटेड, सबका चॉइस अलग अलग होता है। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि जब भी बेस्ट का बात आए, मोस्ट का बात आए, गुड का बात आए, वेरी का बात आए, तो वो सब का सब सेट्स नहीं होता है क्योंकि वेरी मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड चॉइस हो गया, सबका स्टैंडर्ड चॉइस अलग अलग होता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं वेल डिफाइंड होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच हमारा ये कलेक्शन चेंज होते रहेगा क्योंकि हम 10 अधिक मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को लिखेंगे तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति से जब हम पूछेंगे तो उसके लिस्ट में हमारा जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का लिस्ट होगा उसके लिस्ट में जो नाम होगा चेंज होगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसका चॉइस हमारे चॉइस से डिफरेंट होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। तो यह वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट्स नहीं है। तो चलिए इसका पॉइंट 2 का आंसर लिखेंगे, यहाँ स्पेस छोड़े हैं, पॉइंट 2 का आंसर लिखेंगे हम। आंसर में क्या लिखेंगे? इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब इसको हिंदी में लिखेंगे, यह सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो वह सेट का डेफिनेशन ही नहीं हुआ। जब सेट का डेफिनेशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि यह व्यक्तियों के बीच, हिंदी में लिखेंगे के बीच, जस्टिफिकेशन बीच भिन्न संग्रह प्राप्त होगा जो कि इस समुच्चय से संबंधित, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोल रहा है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, हम कोई एक कलेक्शन लेंगे जो कि इस कलेक्शन से संबंधित नहीं होगा। ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया। यहाँ से लिख देंगे जस्टिफिकेशन। सो इसलिए
यह समुच्चय नहीं है, नहीं है। चलिए अब पॉइंट तीसरा पॉइंट पर आते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अच्छा ये बतलाइए, जब सर्वश्रेष्ठ का बात आ गया, बेस्ट का बात आ गया, तो सब व्यक्ति के बीच वेरी करेगा कलेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर लिखेंगे कि हम पहले ही कॉन्सेप्ट में ही बता चुके हैं कि इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, यह पॉइंट नंबर 3 का आंसर लिखेंगे, यह सुपरिभाषित नहीं है, नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। जस्टिफिकेशन में लिखेंगे, जस्टिफिकेशन में मतलब औचित्य इसका देंगे, क्योंकि यह एक व्यक्ति से, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जस्टिफिकेशन में हम बता देते हैं कि जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपका जस्टिफिकेशन अलग अलग है, आपका जजमेंट अलग अलग रहेगा, हमारा जजमेंट अलग अलग रहेगा। इसलिए सबका जस्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं कि हम जिस अनुसार लिख रहे हैं आपको उसी अनुसार लिखना ही है। मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि सेट का डेफिनेशन जो आपको मालूम है उसी के आधार पर हम आंसर उचित देंगे। मतलब हमारा जो पॉइंट्स घूमेगा बस नॉट वेल डिफाइंड और पर्सन टू पर्सन चेंज और नॉट पर्सन टू पर्सन चेंज, यही दो बातों को लेकर के हमने सेट का जस्टिफिकेशन करेंगे। तो चलिए, क्योंकि यह एक व्यक्ति से, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आंसर सेम टू सेम रहबे करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच संग्रह अलग अलग होगा, या फिर भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा। इसलिए यह सेट नहीं है, यह सेट या फिर समुच्चय नहीं है, नहीं होगा। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा ये बतलाइए, आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं या फिर आपका जहाँ भी क्लास चल रहा है उस क्लास में कितना बॉय है आप बता सकते हैं। इसका मतलब यह वेल डिफाइंड है, मतलब पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज है। इसका मतलब यह सेट है। तो लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन पॉइंट 4 का आंसर लिखेंगे कि यह सेट है, क्यों है? क्योंकि जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि यह सुपरिभाषित, हिंदी में सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच, व्यक्तियों के बीच संग्रह अलग अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। चलिए, एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों के बीच संग्रह अलग अलग नहीं होगा। चूँकि यहाँ क्लास के बाद चल रहा है तो यहाँ व्यक्ति छोड़ करके विद्यार्थी दे सकते हैं। एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी के बीच, क्योंकि स्टूडेंटों ने पता करेगा कि हमारे क्लास में कितना स्टूडेंट है, कितना स्टूडेंट में कितना बॉयज़ है, इसलिए यहाँ व्यक्ति की जगह विद्यार्थी दे देंगे या फिर स्टूडेंट दे देंगे। तो जब भी क्वेश्चन में जिस अनुसार वर्ड्स बोलेगा उसी अनुसार हम जस्टिफिकेशन में उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज करेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 5 पर आते हैं। 5 में कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। चलिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह कोई भी बता सकता है, किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, संग्रह एक ही होगा, कलेक्शन एक ही होगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। चलिए 5 में लिखेंगे वेल डिफाइंड है, वेल आंसर इट इज वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम के अनुसार आंसर देंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम के अनुसार आंसर देंगे। इसलिए तरीके हम अलग अलग, एक क्वेश्चन में हिंदी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट्स में इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। चलिए, यह इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन because not change पर्सन टू, डायरेक्ट कंसेप्चुअल बातें ही लिख देंगे, पर्सन टू पर्सन। बस यही हमारा आंसर हो गया। हेंस इसलिए इट इज सेट, इसलिए यह एक सेट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट 6 में आते हैं। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा ये बतलाइए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह जो हम बताएंगे, किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा तो कोई भी व्यक्ति भले नहीं जानता है, लेकिन गूगल करके जितने भी नॉवेल है उसका पता कर सकता है। इसलिए यह एक सेट है, और सेट है तो क्यों है? क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच यह संग्रह चेंज नहीं होगा। जस्टिफिकेशन ये हुआ। और चलिए आंसर कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। यह हिंदी के अनुसार सुपरिभाषित संग्रह है क्योंकि किसी भी व्यक्तियों के द्वारा अलग समुच्चय नहीं होगा। मतलब वही बात हम लिख रहे हैं इंग्लिश के अकॉर्डिंग, नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन, उसी को हिंदी में हम डिफाइन कर रहे हैं, नहीं होगा। इसलिए यह एक सेट है। अब आपको आंसर लिखने का तरीका पता चल गया। अब हम ओरली बोलेंगे पॉइंट्स नंबर 6 में सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अच्छा ये बतलाइए, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, हम सम पूर्णांक कौन कौन है बताइए। इवन नंबर, ऑल इवन नंबर का कलेक्शन बताइए। मतलब ऑल इवन नंबर मतलब होता है -1 जा सकता है, पूर्णांक है -8 ... यहाँ से चलेंगे -8 -6 फिर -4 फिर -2 ... 0 -1 0 फिर इवन लिखेंगे 2 4 ... चलते रहेगा। सबका ये बतलाइए, हम अभी ये कलेक्शन लिखे हैं, किसी भी व्यक्ति से जाकर पूछिएगा तो उसका कलेक्शन चेंज हो जाएगा क्या? इवन की जगह तो ऑड नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स नंबर पता है सबको, उसमें से छांट करके जितना भी इवन है वो सबको लिख देंगे, वह हमारा सेट होगा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक ही सेट होगा, यही सेट प्राप्त होगा। मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज है। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे? यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि यह व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच एक ही समुच्चय प्राप्त होता है, इसलिए यह एक सेट है। तो ओरली आप लिख लेंगे इस तरह से, जस्टिफिकेशन में हम बता दिए। चलिए अब पॉइंट 8 में आते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये सेट है कि नहीं है। अच्छा ये बतलाइए, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि नहीं, इस खास करके ये सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 में कितना क्वेश्चन का कलेक्शन है या फिर कितना टोटल क्वेश्चन है? 6 है। आपको पते हैं, किसी भी स्टूडेंट से खड़ा करके पूछेंगे तो वो बता ही देगा। इसका मतलब इसका लिखेंगे आंसर में, यह एक सुपरिभाषित है, और क्योंकि यह एक विद्यार्थी से, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट के बीच चेंज नहीं होता है, इसलिए यह एक सेट है।
ये लिख देंगे ऐसे, जस्टिफिकेशन भी कर दिए, हो गया। चलिए आंसर लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जैसे क्वेश्चन 1 का पॉइंट 8 का ही करेंगे। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह ऐसे लिखेंगे, यह एक समुच्च है। अब जस्टिफिकेशन लिख करके या फिर औचित्य लिख करके उसका देंगे कि यह सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थियों के बीच चेंज नहीं होता है। बस यही जस्टिफिकेशन हो जाएगा। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, मतलब द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ वर्ल्ड। तो चलिए, अब यहाँ पर सबसे अधिक खतरनाक मतलब मोस्ट डेंजरस एनिमल का बात चल रहा है। सबसे मोस्ट का मतलब यहाँ पर चॉइस का बात कर दिया। हमारे लिए भालू पसंद है सबसे डेंजरस, और हाथी सबसे डेंजरस है, किसी के लिए कुत्तो डेंजरस हो जाता है। इसलिए सबका कलेक्शन अलग अलग होगा। सबसे अधिक खतरनाकों का जब बात करें, सबका कलेक्शन अलग अलग है, इसलिए यह सुपरिभाषित है नहीं, क्योंकि सबके लिए चेंज हो जा रहा है लिस्ट, ये संग्रह, इसलिए यह सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यह सेट नहीं है। सबसे पहले यह लिखेंगे कि यह सेट नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, इसी का औचित्य बताना है, मतलब जस्टिफिकेशन बताना है। तो चलिए जस्टिफिकेशन दे करके एरो दे देंगे, वहाँ पे लिखेंगे, यही क्वेश्चन 9 का जस्टिफिकेशन में लिखेंगे कि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट इज चेंज टू पर्सन। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज इट चेंज पर्सन टू पर्सन, मतलब यह पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है चॉइस, इसलिए यह सेट नहीं है। ये जस्टिफिकेशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चाहते हैं, इसलिए धीरे धीरे हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। आपको सबसे पहले जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, हमारा जो पार्ट 1 का हमने सॉल्व किया है, पार्ट 1 का जो कंसेप्ट बताए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख करके ही इस चैप्टर पर भिड़ें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने सेट्स का पूरा डिफिनेशन और पूरा थियोरिकल डिफिनेशन और उदाहरण, टोटल चीज़ कैसे, कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, वो चीज़ें हमने बताने का कोशिश किया था कॉन्सेप्ट केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों को, ये सेट्स दिया हुआ है। ये सेट ए में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। रिक्त स्थानों को उपयुक्त प्रतीक सिंबल ये अथवा सिंबल ये, हम ये क्यों बोले कि आपको पहले ही बोलना है कि ये क्या है, कौन सा सिंबल है। हमने कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं पार्ट 2 में कि ये इप्सिलॉन ये बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है। नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू का हमने डिफाइन पार्ट 2 वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए ये क्या है, ये एलिमेंट्स है 5, ये टोटल इस सेट है। सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और ये 1 2 3 4 5 6 जो है इसको एलिमेंट्स, मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हिंदी में इसको अवयव भी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ सिंबल लिखने के लिए बोल रहा है। ये इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन, ये सॉरी हमने इप्सिलॉन बोल दिया क्योंकि फिजिक्स का ज़्यादा रिपीटेशन होते रहता है। यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या होता है, ये बिलोंग्स टू होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू। तो चलिए ये 5 जो है ये सेट में है कि नहीं, ये पहले ये बतलाइए। तो सेट में है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, ये सॉरी ऐसे करके ये सेट में है, यहाँ पर बिलोंग्स टू लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ अलग से आंसर में लिखेंगे, ऐसे कर देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। फिर पॉइंट 2 का लिखेंगे, 2 लिख देंगे ऐसे करके आंसर में 8। अब ये बताइए आप लोग कि 8 जो है सेट ए में बिलोंग्स है कि नहीं। अगर ये सेट है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स इस सेट में है तो यहाँ बिलोंग्स टू का यूज कर देंगे। अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू सिंबल को लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर सेट में 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू करके ए लिख देंगे। फिर चलिए पॉइंट 3 पर आ जाइए। पॉइंट 3 में क्या कह रहा है, 0 है कि नहीं, 0 तो इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे, मतलब 0 दे करके ऐसे सिंबल दे देंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए अब 4 में आ जाइए, क्या ये 4 इस सेट से है कि नहीं।
4 है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ए, सिर्फ यही लिखते जाएंगे सिंबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 क्या है डैश ए, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू भरेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर 2 है तो बिलोंग्स टू, यहाँ पर 10 है क्या, 10 नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में केवल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को ये समझाना चाह रहा था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में पहले समझ चुके हैं कि नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू किसको कहते हैं और कैसे इसका एप्लीकेशन किया जाता है, तो वही क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने सेट का डेफिनेशन में पार्ट 1 वीडियो में आप देख लीजिए जा करके कि सेट का कितना टाइप्स होता है या फिर कितना फॉर्म होता है, वो हमने बता चुका है। 2 टाइप्स का होता है, यहाँ पर डिस्कस कर दे रहे हैं हम। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं कि ये रोस्टर रूप या सेट बिल्डर फॉर्म को कहा जाता है समुच्चय निर्माण विधि। तो चलिए यहाँ पर ए सेट ए में दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर डबल बिंदु है तो इसको बोला जाता है सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन 7। मतलब यहाँ पर x का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो चलिए इसको रोस्टर रूप और सेट बिल्डर रूप हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है, वहाँ पर जाकर के वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि रोस्टर रूप में हम किसी भी सेट को कैसे लिखेंगे, आप फिर लिखेंगे तो वहाँ पर किस रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए रोस्टर रूप में हमको लिखना है। तो चलिए लिखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे आंसर लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म लिख देंगे ऐसे करके। अब पॉइंट एक का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए इन रोस्टर फॉर्म, हिंदी में लिखेंगे रोस्टर रूप में चलिए अब 1 का लिखेंगे डायरेक्ट आंसर कि एक्स सच दैट एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन दिया हुआ है, एक्स लिखेंगे तो एक्स कैसे है, यह एक पूर्णांक है और एक्स का क्या लिमिटेशन है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 और लेस देन 7। मतलब एक्स का वैल्यू -3 से बड़ा या तो बराबर होगा और 7 से कम होगा। चलिए वही बात हम लिख देंगे, यहाँ पर बोल रहा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -3, यहाँ पर साइड में लिख देंगे रफली और लेस देन 7। तो चलिए x के वैल्यू मतलब -3 ले लेंगे, बराबर लिखा है और बड़ा। अब बताइए -3 से बड़ा -4 होगा कि -2 होगा, -2 होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बस 7 भी लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 लेस देन x लेस देन 7 है तो 7 नहीं लेंगे। तो यही चीज़ हम लिख देंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बस ऐसे करके ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 का पॉइंट्स नंबर 2 में लिखते हैं। चलिए पॉइंट्स नंबर 2 में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए आप बता सकते हैं कि नहीं, एक्स सच दैट एक्स एक 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स बी इक्वल्स टू लिख देंगे x सच दैट x 6 अंक से 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो लिख देंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 बस यही मेरा सेट हो गया बी। अब चलिए पॉइंट्स 3 पर चलते हैं। c इक्वल्स टू एक्स सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 7 है। अब बतलाइए यहाँ पर दम है। चलिए C3 का आंसर में लिखेंगे C इक्वल्स टू, बताइए डिजिट तो हम पहले से पता है हमको, डिजिट 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। अब बताइए 2 अंकों का ऐसा हमको इस सेट में लेना है, 2 अंकों का ऐसा डिजिट लेना है जो कि जिसका डिजिट का सम मतलब अंकों का योगफल 7 क्या बोल रहा है, अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। वहाँ देखिए पॉइंट 3 में क्या बोल रहा है, जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 0 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, तो वह तो 2 डिजिट का नंबर होगा नहीं,
इसलिए लिखेंगे एक लिखेंगे तो उसके साथ में क्या लेंगे जो कि 8 हो जाएगा, मतलब 1 के साथ क्या लेंगे जिसका सम 8 हो जाएगा, मतलब 7 लेंगे, 1 पर 7 17 हो जाएगा, 1 7 17 17 ले लेंगे। अब की बात लेने का टेक्निक समझिए आप ध्यान से। अब 2 लेंगे इधर से, तो 2 के साथ क्या लेंगे जो कि 8 पूरिए जाएगा, मतलब एक 6 ले लेंगे, हो गया 26। अब फिर 3 लेंगे, तो इसी तरह आपके माइंड में डिटरमाइंड हो जाएगा कि कौन सा डिजिट्स लेंगे जो कि सम हो जाएगा 8, मतलब इसको रटना नहीं है, समझना है अपने आप में। चलिए 3 लिए तो 3 5 8 अपने आप, 8 पुराना हमको, 4 ले लिए तो वो 4 ले लेंगे, 44 हो गया। फिर 5 ले लेंगे तो फिर 3 ले लेंगे, वही चीज़ देखिए ये 53 हो गया, हालांकि रिपीट डिजिट हो गया, नंबर रिपीट नहीं हुआ। सेट का हमारा डिफिनेशन है कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ डिजिट रिपीट हुआ है ना कि नंबर रिपीट हुआ, क्योंकि नंबर यहाँ 53 हो गया है, यहाँ 35 हो गया है। चलिए अब 6 लेंगे तो 2 ले लेंगे, 62 ले लेंगे, और फिर ले लेंगे 7 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 लेंगे तो 0 ले सकते हैं क्योंकि 8 यूनिट डिजिट पर है और 8 10th डिजिट पर था, 80 हो गया। इसको छोड़ करके अच्छा ये बतलाइए आप कोई दूसरा नंबर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, तो मतलब ये मेरा कलेक्शन डिफाइंड है, ये लिख दिए, हो गया, यही मेरा आंसर। यही हमारा रस्टर फॉर्म है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा, इसको रस्टर फॉर्म में इसी तरीके से लिख देंगे। चलिए अब पॉइंट्स नंबर 4 पर आते हैं कि सेट डी इजिकल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक्स इज एन प्राइम नंबर जो संख्या 60 का भी भाजक है। भाजक को बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 4 का आंसर लिखेंगे। पॉइंट 4 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट 4 लिख देंगे, डी इजिकल्स टू, अब बोल रहा है 60 का डिवीजर मतलब भाजक। सबसे पहले 60 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, मतलब देखिए यहाँ पर बोल रहा है प्राइम फैक्टर, आ जाइए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स एक प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो यहाँ पर 60 का भाजक अभाज्य संख्या लेंगे, तो सबसे पहले ले लेंगे क्या चीज़, मतलब 60 वैसा संख्या लेंगे जो कि 60 को कट जाए, 60 कट जाए उस संख्या से, और अपने आप में वह एक प्राइम नंबर हो या फिर अभाज्य संख्या हो। मतलब प्राइम नंबर सबसे छोटे क्या होता है, 2 होता है। और क्या चीज़ ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बताइए, 5 ले सकते हैं, 5 है यहाँ पर, और क्या ले सकते हैं, और कुछ ले सकते हैं क्या? 2, 3 और 5 को छोड़ करके कोई ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जो 60 को कट कर दे, बताइए। 2, 3, 5 और कुछ है क्या? क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, और दूसरा तो नहीं हो सकता है, और दूसरा नहीं होगा। चलिए 2, 3 और 5 और बता सकते हैं आप कुछ, इसको छोड़ करके और कुछ है तो और लिख देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2, 3, 5 को छोड़ करके होगा ही नहीं। चलिए यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब पॉइंट 5 पढ़ेंगे। पॉइंट 5 में ई इजिकल्स टू ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। ई इजिकल्स टू ट्रिगोनोमेट्री, इस सेट का नाम है। ट्रिगोनोमेट्री एक वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें सभी लेटर्स का संग्रह है। इसको रस्टर फॉर्म में लिख देंगे। चलिए आइए इसको रस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री शब्द को। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री लिख दे रहे हैं, TRIGONOMETRY। हमारा सेट का डिफिनेशन कहता है कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर टी लेंगे तो टी देखते हैं यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है, टी को क्या करेंगे, कट कर देंगे, टी को कट कर देंगे। आर है, आर इधर भी है तो कट कर देंगे। चलिए आई आगे तो नहीं है, आई ले लिए, और जी नहीं है, वो ले लेते हैं तो वो आगे है तो आगे कट कर देंगे। चलिए एन ले लिए तो एन आगे नहीं है तो नहीं है, एम आगे नहीं है, ई आगे नहीं है, उसके बाद टी आर तो कट ही गया, वाई है। तो चलिए सबको लिख देंगे। टी बचा क्या चीज़ है, TRIGO कोमा दे करके सबको लिखते जाएंगे, ME उसके बाद वाई। यही मेरा रस्टर फॉर्म हो गया। करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे, मंझले ब्रैकेट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 6 में बोलता है कि F इजिकल्स टू सेट F में बेटर वर्ड्स के सभी अक्षरों का समुच्चय। चलिए
पॉइंट 6 में कहता है बेटर, BETTER। सबसे पहले वर्ड्स को लिख देंगे BETTER। तो यहाँ F = ऐसे करके घेर देंगे। B लेंगे तो B आगे है क्या, B आगे नहीं है। E लेंगे तो E आगे है, कट जाएगा। T है, T आगे है, काट देंगे, डबल है। और R नहीं है, तो R नहीं है तो ले लेंगे BET और क्या चीज़ लेंगे, R। बस यही हमारा क्या हो गया, रस्टर फॉर्म हो गया। इसको करली ब्रैकेट से घेर दिया ऐसे करके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब बताइए यहाँ पर दम है। पहले क्वेश्चन 3 में बोल दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, उसको रस्टर फॉर्म में सबको लिखते गए। रस्टर फॉर्म मतलब सबको डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखते गए थे करली ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर डायरेक्ट एलिमेंट दिया हुआ है, उसको स्टेटमेंट टाइप में बनाना है। स्टेटमेंट टाइप एक तरह से समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ये जो एलिमेंट्स है इसको डिफाइन करके एक यूनिक स्टेटमेंट, एक यूनिक कथन के रूप में लिख देंगे, वही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अगर डायरेक्ट इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम रस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये हम पार्ट 1 वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट का। चलिए अब आंसर लिखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं, आंसर होगा। सॉल्यूशन वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ किसी भी चीज़ को डराइव किया जाता है। चलिए 1 नंबर में लिखेंगे सेट। सबसे पहले लिख देंगे सेट जो है रस्टर फॉर्म में जो दिया हुआ है उसी को लिख देंगे। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए सबसे पहले लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर BUILDER बिल्डर फॉर्म, मतलब रस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप ये लिख दिए रस्टर फॉर्म। इसका समुच्चय निर्माण रूप में आंसर ये लिखेंगे कि ऐसे करके लिख दिए समुच्चय निर्माण रूप। ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे X सच दैट। अब ये बताइए X ऐसा चीज़ लेंगे जो कि डिस्क्राइब करके इस फॉर्म में सेट रस्टर फॉर्म में इस सेट को दे देगा। मतलब कैसा लेंगे, X सच दैट। सबसे पहले 3, 6, 9, 12 है, यहाँ पे लिख देंगे 3 क्या है, 6 है, 9 है, 12 है। सबसे पहले समझेंगे कि किस पैटर्न पर आता है। एक यूनिक पैटर्न ऐसा लेंगे जो कि इस चीज़ को डिफाइन कर देगा। मतलब 3 कैसा पैटर्न, 3 गुना 1 6 कैसा पैटर्न है, 3 गुना 2 9 कैसा पैटर्न है, 3 गुना 3 है तो, और 12 कैसा पैटर्न है, 3 गुना 4 है। तो मतलब ये जो है 3 तो फिक्स है, 3 बेस है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर से क्या है, मल्टीपल है। बेस 3 है और नेचुरल नंबर से मल्टीपल है। कहाँ तक नेचुरल नंबर है, 4, 1 से लेकर के 4। मतलब X सच दैट X बराबर 3n लिख देंगे। मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 गुना होते जाता है। तो अब बताइए जब 3n लिख दिए तो इस n को तो हमको डिफाइन भी करेंगे कि n है क्या चीज़, कहाँ तक लिमिटेशन लेंगे, कितना तक n का वैल्यू लेंगे जो कि इस फॉर्म में दे देगा मेरा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू कर दिए। फिर लिखेंगे लिमिटेशन कहाँ तक n के वैल्यू लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि n बराबर 5 भी ले लेंगे। लिमिटेशन क्या चीज़ लेंगे, चलिए n का लिमिटेशन लिख देंगे 1 से लेकर 4 तक है। तो ऐसे कर देंगे x 1 भी है तो मतलब 1 के बराबर ले लेंगे, 1 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। ऐसे बराबर भी है और छोटा भी है, बराबर भी है और छोटा भी है। बराबर को ऐसे डिनोट कर देंगे, छोटा को लेस देन ऐसे लिख देंगे। और n का वैल्यू 1 के बराबर भी है, बराबर को ऐसे, बड़ा भी है क्योंकि बड़ा है तो 1 2 3 4 तक जाएंगे। तो चलिए यही मेरा, इसी को हम करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। यही मेरा है क्या चीज़, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर समुच्चय निर्माण विधि है। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 पर कहता है, 2 में कहता है 2 4 6 8 2 4 8 16 32। ये बताइए सबसे पहले ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके पहले रोस्टर फॉर्म जो दिया हुआ सभी एलिमेंट्स का एक यूनिक पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरह से लिखा गया, उस पैटर्न को पकड़ेंगे, उसी पैटर्न को लिख देंगे, वही मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रफली इधर ले लेंगे 2 4 6 2 4 8 16
32, इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले ये बताइए। 2 पर पावर 1 है, देखते ही पता चल गया। 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5 है कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले इस पैटर्न को लिख देंगे। 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म BUILDER बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। ऐसे करके करली ब्रैकेट ऐसे घेर देंगे। x सच दैट, यही x जो लिखेंगे इसी x को डिफाइन करके लिख देंगे x बराबर 2 to the power n, क्योंकि 2 पर पावर घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 तक है। तो अब n लिख दिए तो n को लिमिटेशन लिख देंगे, n कहाँ तक लिमिट है लिख देंगे। ऐसे करके n किससे बिलोंग्स करता है, प्राकृतिक संख्या से बिलोंग्स करता है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है। और यहाँ पे लिख देंगे एंड, या फिर और लिखिए, या फिर कोमे दे करके फिर n का लिमिटेशन लिख दीजिए। n कहाँ तक है मेरा, n 5 तक है, 5 ऐसे करके लिख देंगे। 5 से छोटा नहीं है, 5 भी नहीं, बराबर लिख देंगे। और n 1 है, 1 से स्टार्ट है, 1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, ऐसे करके करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। ये मेरा रफ है उधर, ऐसे करके। अब ये पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। तो 5 है, 25 है, 125 है, 625 है। इसको आपको देखते के साथ ही पता चल गया होगा। 5 पर पावर 1 है, 5 पर पावर 2 है 25 को, फिर यह 125 जो है 5 पर पावर 3 है, ये 625 जो है 5 पर पावर 4 है। आप 5 पर पावर 4 करके 5 गुना 5 गुना 5 करके करते रहिए, 625 आ जाएगा। तो इसी को डिफिनेशन करके लिख देंगे। मतलब ये पैटर्न और ये दोनों सेम ही पैटर्न पर क्वेश्चन दिया हुआ था पावर के फॉर्म में, इसी पावर को सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करके लिख देंगे, वही होगा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो 3 नंबर पर लिखेंगे आंसर। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, 125 लिख देंगे, 625 लिख देंगे। इसको करेंगे क्या, इन आंसर में लिखेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट BUILDER बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे करके करली ब्रैकेट लिख देंगे। x सच दैट x बराबर 5 to the power n। तो n किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 तक है। तो और कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, मतलब 1 को ले लेंगे और 4 को ले लेंगे। मतलब 1 से बड़ा भी है, 2, 3, मतलब 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, 4 से छोटा होगा, और 4 भी होगा तो मतलब बराबर भी होगा। तो ऐसे लिख देंगे, 4 के छोटा भी है, बराबर भी है, ऐसे करके बराबर भी है तो बराबर लिख देंगे। और 1 से बड़ा है, बड़ा लिख देंगे, 1 भी है तो बराबर लिख देंगे। ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे, कोमा कोमा ऐसे कर देंगे। मतलब x सच दैट x बराबर 5 पर पावर n है, और n बिलोंग्स करता है प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से। n लिख दिए, कोमा दे करके n का लिमिटेशन लिख दिए। n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसे लिख दिए 4। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट 4 पर आते हैं। तो 2, 4, 6 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको लिख देंगे, पॉइंट ऐसे कर लेंगे, रोस्टर फॉर्म लिख देंगे 2, 4, 6, 8। अच्छा ये बतलाइए, कोई ऐसा यूनिक पैटर्न आप इसको लिखिए जो कि कोई भी व्यक्ति इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता है। तो आप क्या चीज़ सोचे होंगे कि ये 2, 4, 6 कोई पैटर्न, मतलब ये एक इवन नंबर है कि नहीं, यह एक इवन नंबर है। चलिए क्या लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म BUILDER बिल्डर फॉर्म। चलिए इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे करके करली ब्रैकेट के घेर देंगे। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऐसे लिख देंगे। ऐसे करके करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। यही मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये रेस्टोर फॉर्म था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख दिए। अब कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को देख करके इस फॉर्म में लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर डॉट 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 है। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 जा रहा है, इसका मतलब नहीं, सॉरी, 2, 4, 6, 8 एक इवन नंबर है। नेचुरल नंबर तो है ही, इवन नंबर है, हम मिस्टेक थोड़ा सा कर दिए। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन ऐसे करके लिख देंगे, इवन नेचुरल नंबर। हिंदी में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। यही मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया।
ऐसे करके घेर देंगे। चलिए इवन नंबर था तो इवन नंबर x इज एन x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर हो गया। चलिए पॉइंट 5 पर आते हैं। 1 4 9 और डॉट 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 10 है। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले इस पैटर्न को पकड़ेंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 कैसे, कौन सा पैटर्न किस आधार पर ये लिखा गया है, ये सबसे पहले हम पता करेंगे। 1 है और 4 है तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, 9 है, मतलब ये स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर 1 के होगा, 3 के स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, डॉट 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 जाते जाते 10 के स्क्वायर 100 है कि नहीं, यही है। इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो चलिए 5 नंबर में सबसे पहले लिख देंगे इसका रोस्टर फॉर्म को। 1 है, 4 है, 9 है और डॉट 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 100 तक है। इसको सबसे पहले 1 को क्या है, 1 के स्क्वायर है, 2 यहाँ पर क्या है और 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर है, फिर 9 है, पकड़ लिए हैं हम पैटर्न को, 3 के स्क्वायर है। इसी तरह डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर 16 होगा, 4 के स्क्वायर, यहाँ पर डॉट 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 10 के स्क्वायर है, यहाँ पर ऑलरेडी 100 दिया हुआ है, 100 है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटेशन लिखेंगे हम क्या चीज़, यहाँ पर तो n है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, आंसर इन लिख देंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हिंदी में क्या लिखेंगे, समुच्च निर्माण रूप लिखेंगे ऐसे करके, फॉर्म का हिंदी होता है रूप, ऐसे करके करली ब्रैकेट लिख देंगे। x सच दैट x बराबर ऐसा क्या चीज़ लिखेंगे जो कि फुल डिफाइंड करके ये मेरा रोस्टर फॉर्म में फेंक करके आंसर दे देगा। तो इसको लिखेंगे क्या, n के स्क्वायर है कि नहीं, n है, n को बिलोंग्स कर देंगे किससे, हम नेचुरल नंबर से, ऐसे कॉमा दे देंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर n का लिमिटेशन क्या है वो लिख देंगे, ये स्मॉल n जो है, स्मॉल n इसके जगह स्क्वायर तो सब पर है इसलिए स्क्वायर कर दिए। अब n जो है कहाँ तक है, 10 तक है, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 1 के बड़ा है, बराबर भी है, और 10 से बड़ा है और बराबर भी है, ठीक है, 10 से छोटा है और बराबर भी है, मतलब 10 को ले भी लिया है मतलब बराबर दे देंगे, 1 को भी ले लिया है तो बराबर दे देंगे, 1 से बड़ा है 1 2 3 4 5 6, तो उसके बाद इधर आ रहा है इसलिए n ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसे करके लिख दिए, ये हम करली ब्रैकेट से घेर देंगे। यही मेरा आंसर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा था कि समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ये रोस्टर रूप में दिया हुआ था, समुच्च निर्माण रूप में लिखने के लिए बोल रहा था। समुच्च निर्माण रूप को ही अंग्रेजी में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म इंग्लिश में दिया गया है, क्वेश्चन में लिख दिए हैं हम। तो चलिए इस तरह से हम आंसर लिखेंगे। ये हम कॉपी और पेन और कॉपी पर इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक पेन और कॉपी पर एग्ज़ाम हॉल में जैसे लिखिएगा, जैसे टेस्ट आपका होगा, किस तरह से आंसर को रिटर्न करेंगे, आंसर को किस तरह से लिखेंगे, उस तरह से भी आपको पेन पेपर पर देखने के बाद आइडिया आएगा कि किस तरह से आंसर को फिक्स तरीके से लिखेंगे, कायदे से कैसे लिखेंगे, आपको लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा। बोर्ड पर बताने से क्या होता है कि आपको लिखने का तरीका पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही आप पेन और पेपर पर आते हैं आपके माइंड से रिमूव हो जाता है कि लिखेंगे कहाँ से, किस तरह से पेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लिखने का तरीका। तो इसी तरह से आपको इसी वे में आंसर आपको लिखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेरा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। इसका इंग्लिश कहता है लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये सेट बिल, अब बताइए आप ये किस फॉर्म में दिया गया है। अभी तक तो आप सेट का जो टाइप्स होता है, सेट का जो फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, ये दोनों का उदाहरण देख करके आप समझ गए होंगे। जो दिया रहेगा वो तुरंत हम पकड़ लेंगे कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, कौन सा रोस्टर फॉर्म है। यहाँ पर ये जो है सेट ए है, x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको ये कौन सा फॉर्म में दिया गया है, ये है एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्च निर्माण रूप में है, क्योंकि अभी तक हम समझ चुके हैं। अब डायरेक्टे करा है कि इसका सभी एलिमेंट्स को लिखिए,
सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे बताइए। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, ऐसे करके लिख सकते हैं सभी एलिमेंट्स को। विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ऐसे करके 1 3 और 4, 1 3 5 विषम संख्या ले लेंगे, 7 डॉट 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 चलते रहेगा, ऐसे करके घेर देंगे। यही मेरा आंसर हो गया। तो मतलब आंसर ऐसे लिखेंगे, एक कायदे से कैसे लिखेंगे आंसर, 1 दे देंगे, पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं, ए इजिकल्स टू 1 3 5 7 डॉट 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 जाते रहेगा, ऐसे करके घेर देंगे। यही हो गया एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए पॉइंट 2 क्या कहता है। पॉइंट 2 में सेट बी इजिकल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और उसका लिमिटेशन दिया गया है। लिमिटेशन क्या है एक्स का, एक्स ग्रेटर देन -12 1/2 है और लेस देन 9/4, 9/4 को लिख सकते हैं हम 4.5, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए और हाफ -12 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हाफ का होता है 0.5। तो अगर हम जब भी नंबर लाइन को खींचेंगे, 2 नंबर का आंसर लिखेंगे, इधर रफली समझने के लिए नंबर लाइन लिखेंगे तो 1 2 3 4 इधर जाता है, 5 इधर आता है, फिर -1 -2 -3। अब देखिए -1/2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, -1/2 नहीं यहाँ पर है, 0.5 होता है, -1/2 यहाँ पर है, इसी को -1/2 लिख सकते हैं। फिर देखिए 9/5 कहाँ पर है, 4.5 यहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में 4.5 है, इसी को 9/2 बोल सकते हैं। तो बोल रहा है कि x एक पूर्णांक है, पूर्ण अंक मतलब पूरा का पूरा अंक लिखेंगे। हालांकि हम x का वैल्यू यहाँ पर b = लिख देंगे, ऐसे करके सभी एलिमेंट्स को लिखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मतलब नीचे दिया गया सभी सेट्स के सभी अवयवों को लिखिए, सभी सदस्यों को लिखिए। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे -12 को क्या लिखेंगे, -12 से बड़ा लेंगे, मतलब 0 लेंगे, -12 से बड़ा 0.5 होता है तो 0.4 भी लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण अंक बोलता है। पूर्ण अंक का आप थोड़ा सा 2-3 बार टर्म पर बोलिए। पूर्ण अंक मतलब पूरी अंक लेंगे, मतलब पॉइंट उंट नहीं लेंगे। इसका मतलब यही है कि 0 ले लेंगे और क्या लेंगे, x का वैल्यू जो है -12 से बड़ा है और किससे छोटा है, 9/2 से छोटा है, मतलब 4.5 से छोटा है और -0.5 से बड़ा है। तो -0.5 से इधर संख्या रेखा बढ़ाएंगे तो 0 आएगा और 2 आएगा, 3 आएगा, 2.5 नहीं लेंगे क्योंकि पूर्ण अंक बोल रहा है, मतलब पूरे डिजिट्स लेंगे। 3 लेंगे, 4 लेंगे और 4 और 5 के बीच में है 4.5, तो 4.5 से कम में बोल रहा है। ये मेरा रिस्ट्रिक्शन, ये मेरा लिमिटेशन जो है यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन -12 मतलब x ग्रेटर देन -0.5 से और लेस देन 4.5 मतलब 9/2। तो यहाँ पर 4.5 से छोटा बोल रहा है तो 4 सिर्फ ले करके छोड़ देंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बस यही मेरा हो गया क्या चीज़, सभी अवयव हो गया। यहाँ पर कुल मिला करके क्वेश्चन ये भी कह सकता था, ये भी बोल सकता था कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो ये रोस्टर फॉर्म भी हो गया। हालांकि क्वेश्चन बोल रहा है सभी अवयव को केवल लिखने के लिए, मतलब हम अभी तक ये कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे इस क्वेश्चन में कि किस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, अपने आप रोस्टर फॉर्म में लिखा चला जाएगा सभी अवयव को लिख देने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट 3 पर आते हैं। सेट सी में दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x² लेस देन और इक्वल टू 4। इसमें दम है, बहुत ज़्यादा दम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 3 नंबर में लिखेंगे c = x सच दैट, सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इस बात को हम समझेंगे क्या चीज़, x² लेस देन और इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो अब पता कीजिए ऐसा क्या क्या चीज़ वैल्यू लेंगे। नंबर लाइन पर 0 है, 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, मतलब इस वैल्यू में से कौन कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा हो, इस प्रतिबंध को फॉलो कर रहा हो, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मतलब x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो हम देखते हैं x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या 4 से छोटा होता है क्या, लेस देन है, यहाँ पर लेस देन भी है और इक्वल टू है। 4 से छोटा है तो मतलब 0 फॉलो कर रहा है, 0 भी फॉलो कर रहा है। x का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं, ठीक है,
1 के स्क्वायर 1a होता है, और लेस देन 4 इक्वल टू है क्या, सही है। 1 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन बराबर छोटा है, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक छोटा है, तो ये वैल्यू मेरा सक्सेस है। x का वैल्यू बताइए, -1 लिखेंगे, x की वैल्यू -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के होगा, ये छोटा हो जाएगा, तो मतलब -1 भी फॉलो करता है, -1 भी फॉलो करता है। चलिए x का वैल्यू अगर यहाँ पर देखिए -2 लेंगे तो क्या ये यहाँ पर -2 लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, तो 4 इस साइड x का वैल्यू -2 लेंगे तो क्या -2 के स्क्वायर 4 के बराबर आता है कि नहीं, बराबर आता है, मतलब -2 फॉलो करता है। चलिए x के वैल्यू +2 एक बार रख करके देखते हैं, +2 रखेंगे तो +2 का स्क्वायर करेंगे, +2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे करके देखिए 4 जो है छोटा है, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना जी, दोनों रिस्ट्रिक्शन में से दोनों कंडीशन में से कोई एक फॉलो करना चाहिए। 4 जो है बराबर है तो इसका मतलब +2 होगा, ये मेरा +2 होगा, मतलब इस सेट सी में कह रहा था x सच दैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए x का वैसा वैल्यू। अब चलिए सपोज दैट एक बार 3 लेकर के टेस्ट करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आता है, 9 जो है ऐसे करके लिख देंगे, क्या फॉलो कर रहा है, क्या 9 छोटा है क्या 4 से, नहीं है, छोटा नहीं है, बराबर है क्या, बराबरों नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, तो 3 तो होबे नहीं करेगा। -3 जब लेंगे, -3 के स्क्वायर करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, फिर वही बात यहाँ पर 9 वाला कंडीशन हो जाएगा, नहीं तो छोटा होगा, ना ही छोटा होगा, ना ही बराबर होगा, दोनों नहीं होगा, मतलब 3 से बड़ा भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, -3 से इधर भी नहीं जाएंगे, +3 से इधर भी नहीं जाएंगे, या फिर +3 भी नहीं लेंगे, -3 भी नहीं लेंगे, -3 से इधर भी नहीं जाएंगे संख्या रेखा पर, मतलब एलिमेंट्स होगा कौन कौन, एगो 0 होगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, एगो +1 होगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, और +2 होगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो करता है, +3 नहीं होगा, और -1 होगा, -2 होगा। सबका उदाहरण और सबका एप्लीकेशन करके ड्राइव करके उदाहरण ले करके स्क्वायर करके हम बोल चुके हैं अभी, इसलिए ये सब एलिमेंट्स को लिख देंगे। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -2 से स्टार्ट करेंगे, एकदम कायदे से लिखेंगे, माइनस वाला पहले होता है तो माइनस लिखेंगे, -2 को पहले लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या नहीं होगा, नहीं लिखेंगे क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो ये नहीं करेगा। अब चलिए पॉइंट्स नंबर 4 पर आते हैं। D बराबर x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, इसका आंसर 4 नंबर में लिख देंगे, यहीं पर लिख देंगे डायरेक्ट, ऐसे करके सभी एलिमेंट्स लॉयल है LOYAL। सबसे पहले देखिए L 2 बार है, L लेंगे तो इधर भी L है, इस L को क्या करेंगे, कट कर देंगे। हम सेट का डिफिनेशन में ही हम बता चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट्स या फिर अवयव रिपीट नहीं करता है। L लिख देंगे, O लिख देंगे, और कोमा दे करके Y लिख देंगे, कोमा दे करके A लिख देंगे, बस यही मेरा सभी अवयव हो गया। सभी अवयव तो बोल रहा है लिखने के लिए। चलिए थोड़ा सा वीडियो फिलिंग हो रहा है, स्लो कर देते हैं। चलिए अब सेट ई में x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसमें भी दम है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। 5 नंबर का यहाँ पर आंसर लिखेंगे। 5 नंबर में कह रहा है कि सेट ई में x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अच्छा ये बताइए, वर्ष में जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई होता है, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त होता है, और सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है, दिसंबर होता है। ये 12 महीना में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन का मंथली कंप्लीट होता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को साइड से बता दे रहे हैं, 4 6 आपको याद रख लेना है, 9 रीजनिंग में आपको काम आएगा आगे चल करके, 11 4 6 9 11 मतलब चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 11वां महीना। ये चारों महीना का सीरियल जो है 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। मतलब 11 महीना का मतलब नवंबर, 9वां महीना का मतलब सितंबर, छठा महीना का मतलब जून, चौथा महीना का मतलब अप्रैल। ये चारों महीनों 30 महीना लगता है इसको, और एगो फरवरी याद रख लेंगे 28 या 29 दिन का होता है।
मतलब ये 5 दिन याद हो गया, बाकी जितना महीना है 4 महीना तो हो ही गया। कौन कौन सा हो गया? चौथा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 11वां महीना और दूसरा महीना फरवरी है। तो बच गया कितना? 12 में से 5 माइनस कर देंगे 6 महीना। 6 को ऐसा मंथ है जिसमें 31वां महीना लगता है। कौन कौन महीना है? 31 महीना से पूरा कौन कौन होता है? एक होता है कैसे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। एलिमेंट्स लिखना है हमको 6 नंबर का, पॉइंट्स नंबर 5 है, 5 ऐसे दे दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे जनवरी में 31वां महीना होता है, क्योंकि 4 6 9 11 एगो फरवरी, ये पाँचों मंथली छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे 31वां महीना होता है। जनवरी, फरवरी नहीं लेंगे, मार्च ले लेंगे, 31वां महीना होता है। और कौन सा लेंगे? अप्रैल नहीं लेंगे, क्योंकि अप्रैल चौथा महीनों में 30वां महीना लगता है। तीसरा ये सब लगता है। और मई ले लेंगे, जनवरी, मार्च, मई, जून नहीं लेंगे, छठा महीना 30वां महीना होता है। जुलाई ले लेंगे, एगो जुलाई ले लेंगे। और अगस्त, 8वां महीना अगस्त ले लेंगे। और सितंबर 30वां महीना होता है। अक्टूबर ले लेंगे, एगो नवंबर नहीं लेंगे, नवंबर 30 महीने का होता है, 30 दिन का महीने होता है। और दिसंबर में क्या होता है? दिसंबर 31 दिन का होता है, तो डी लिख देंगे ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे हो गया? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31वां महीना होता है। 1 2 3 4 1 5, 12 में से 5 गया 7 महीना ऐसा होता है। सब में 31 दिन का मंथली कंप्लीट होता है। चलिए अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ। हम स्लो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, स्लो आंसर को समझाते हुए आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग बाद में कभी भी इस वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सेट ऐप में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता हो। ये तो सब लिख देंगे। एक होता है वॉवेल लेटर, एक होता है कॉन्सोनेंट लेटर। यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर, ऐसा कॉन्सोनेंट लेटर लिखेंगे सेट ऐप में जो कि के से पहले आता है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख देंगे ऐसे करके। आंसर कैसे लिखेंगे? यहीं पर सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे। के से पहले लिखेंगे तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। केवल करा व्यंजन मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट लेटर। ए तो लेंगे नहीं, बी ले लेंगे, एगो सी ले लेंगे कॉन्सोनेंट, एगो डी कॉन्सोनेंट ले लेंगे। फिर ई को नहीं लेंगे क्योंकि ई वॉवेल है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन का बात चल रहा है, कॉन्सोनेंट की बात चल रहा है। एफ ले लेंगे, जी ले लेंगे और एच ले लेंगे। आई नहीं लेंगे, एफ जी आई को छोड़ देंगे, आई वॉवेल लेटर है, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर की बात कर रहा है। जे ले लेंगे और के तो नहीं लेंगे, के से पहले बोल रहा है, यही हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जे, बस हो गया। एच आई को छोड़ देंगे, जे को ऐसे करके घेर देंगे स्मॉल लेटर में, करली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे। यही मेरा सभी अवयव हो गया। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सभी सेट्स को एलिमेंट्स को लिस्ट कीजिए। मतलब एक लिस्ट में सभी सेट के एलिमेंट्स को लिख दीजिए। यही लिस्ट में हम लिख दिए, हो गया, यही मेरा आंसर। अब करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए तो हम सेट्स को फॉलो करते हुए करली ब्रैकेट से घेर देते हैं। अगर नहीं भी घेरेंगे, क्यों नहीं भी घेरेंगे तो ये मेरा आंसर होगा। छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सिर्फ लिस्ट करने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, बस। करली ब्रैकेट के अंदर लिखते जाएंगे थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेट चैप्टर में ही करा है, सेट चैप्टर में डिफिनेशन ही कहता है करली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को लिखा जाता है। इसलिए हमारा बेहतर होगा कि करली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट या मंझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, और अन्यथा किसी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे। हमारा सेट का ये डिफिनेशन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे और वीडियो में टिके भी रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के बाद इस चैप्टर को बनाना बहुत ज़रूरी है। केवल कॉन्सेप्ट देखने से कुछ भी नहीं होता है, और हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में केवल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ओवरऑल इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातों का अध्ययन कर रहे हैं कि सेट कितने टाइप्स का होता है, सेट किस फॉर्म में होता है,
जो कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में रोस्टरी फॉर्म बोलते हैं, सारणिक रूप कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। उसी चीज़ को क्वेश्चन में कभी समुच्चय निर्माण विधि में दे रहा है तो उसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, कभी रोस्टर रूप में कह रहा है लेकिन दे रहा है तो उसको समुच्चय निर्माण रूप में कह दे रहा है लिखने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर दोनों का शेड्यूल एक साथ दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पर देखिए, अब आप देखते ही बता देंगे कि ये किस फॉर्म में, ये सेट तो है लेकिन किस फॉर्म में, ये एक रोस्टर फॉर्म में है या फिर सारणिक रूप में है। इधर देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको हिंदी में बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय का, चूँकि समुच्चय का टाइप से होता है, 2 टाइप्स होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है ROASTR रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं रोस्टर रूप, हिंदी में रोस्टर रूप, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, हालांकि ये चीज़ हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसको रोस्टर रूप, इसको हिंदी में या फिर बोलते हैं सारणिक रूप। देखने से ही पता चलता है सारणिक रूप, मतलब ये सारणिक रूप में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो चलिए हम सबको मिला देंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है। सबका आंसर कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर आंसर लिख देंगे। चलिए 1 2 3 6 है, तो यहाँ पर चलिए तो क्या चीज़ है, 1 2 3 6 क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो ये सब संख्या, ये जितना भी एलिमेंट्स है सब 6 का भाजक है कि नहीं, सब 6 का डिवीजर है। मतलब ये संख्या भी 6 को काटेगा, ये संख्या भी 6 को काटेगा, ये संख्या भी 6 को काटेगा, तो इसका मतलब ए का ए हो जाएगा। चलिए 2 3 है, एक्स सच दैट एक्स 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, ये होगा नहीं। 2 3 कहाँ पर है, 2 3 एक प्राकृतिक संख्या, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। 2 बार लिख दिए क्या, ये ऐसे करके इस पे आएगा, 6 की भाजक है। चलिए 3 नंबर में क्या है, मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पर चल रहा है। अब 1 3 5 7 9 मतलब 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, यहाँ पर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक किए हैं। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हम दोनों मिस्टेक से लिख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप बुक देख करके लिख देंगे 1 2 3 6, बुक देख करके आप करेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये सबसे इजी है, सब सिर्फ मिलान कर देंगे। ये मेरा आंसर हो गया। देख करके इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में हमको मिलान करना है। मिलान कर दिए, हो गया, यही मेरा आंसर। अगर आप बेस्ट तरीक़ा से लिखेंगे यहाँ पर 2 का हो जाएगा, C 3 का हो जाएगा, D फिर 4 का हो जाएगा, B 1 का तो हम मिस्टेक से लिख दिए हैं, ये 2 बार रिपीट कर दिए हैं। छोड़िए, ये बहुत इजी है, आप ठीक कर लीजिएगा। तो चलिए हम पूरी तरीक़ा से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो बहुत शेड्यूल वे में नॉन स्टॉप धीरे धीरे समझे होंगे हर चीज़ को, और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही इस वीडियो का देखने की कोशिश करें, तभी आपको ये चैप्टर का सॉल्यूशन समझ में आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर हम एक्सरसाइज 1.1 सेट थ्योरी का लेकर के आएंगे। तो चलिए धन्यवाद, आप इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। आपको धीरे धीरे पूरा सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। इसका जिम्मेदारी हम लिए हैं, आपको फ्री में हम किस तरीक़ा से समझाएंगे वो हम, इसके लिए हम आपके लिए रेडी हैं। तो चलिए जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।